हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है दिस इज CHE01 यूनिट नंबर 4 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसको स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो टू मैकेनिकल क्वांटम अप्रोचेस हमने लास्ट यूनिट्स में पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग दो थ्योरीज हमने उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन दी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज से हमें क्या पता चलता है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप एंड एनर्जी। अब यहाँ पे जो अब बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तो इसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and that atom in a molecule maintain their individuality so far as inner electron are concerned। मतलब आपको ये पेपर में कभी नहीं आएगी डेफिनेशन, ये आपके समझने के लिए कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, इसको हम यूज क्यों करते हैं। और नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कैसे ओरिजिनेट हुई थी, ये भी जस्ट आपके समझने के लिए ही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ा है फॉर मॉलिक्यूल्स विच इज गिवन बाय SI इज इक्वल्स टू ESI। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द H दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई हैज नॉट बीन कंसीडर्ड as they being too massive relative to electrons। तो इस काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, इसको हमने एज्यूम ही नहीं किया था, इसको एज्यूम किया गया था दैट टू बी स्टेशनरी। इसका मतलब ये जो एजम्पशन दी गई थी, इट इज गिवन बाय बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट इज two mathematical approaches used to solve this approximation। HI is equals to ESI। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो थ्योरीज ओरिजिनेट हुई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स थे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या थे? मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन फॉर कंबाइनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सपोज कीजिए हाइड्रोजन एटम है, उसके एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है। अगर वेव फंक्शन की बात करें फॉर द हाइड्रोजन एटम विथ वन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय साई ए, दूसरे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन होगा साई बी। तो जो टोटल मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगी तो उस टाइम जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन होगा इट इज गिवन बाय साई विच इज प्रोडक्ट ऑफ द टू atomic wave functions। Constituting atoms retain their identity। जब भी मॉलिक्यूलर बनेगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी, उस टाइम जो एटम्स होंगे उनकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, रिटेन रहेगी। टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सम अटेम्प्ट्स टेकिंग इनटू काउंट। कौन से? कुछ जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कुछ टर्म्स पे डिपेंड रहता है वो स्ट्रक्चर। किसको डिस्कस करना पड़ेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी डिस्कस करना पड़ेगा, रेजोनेंस को भी, डिफरेंस इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग हो रही है उसमें कितना का डिफरेंस है, और न्यूक्लियर चार्ज, ये हम दोनों पढ़ चुके हैं। अभी जो रेजोनेंस है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन साई, जो एनर्जी है इट इज फंक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर। जितना डिस्टेंस होगा दोनों में उतना उस पे डिपेंड करेगी एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होगा उतनी ही मॉलिक्यूलर अप्रोच के लिए उतना ही अप्रोच ज्यादा हो जाएगा और जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो भी इंक्रीज हो सकती है। डिफरेंस इज इन एनर्जी बिटवीन टोटल एनर्जी ऑफ टू आइसोलेटेड एटम्स एंड एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमा ऑफ द कर्व। ये कौन कौन सी डिफरेंस इन एनर्जी? कौन सी? टोटल एनर्जी एंड एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमा, जो कर्व से हमें मिलेगा, ग्राफ से मिलेगा, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। आपकी बुक में क्वेश्चन है व्हाट आर डिसाइडिंग फैक्टर्स। किन बातों पे डिपेंड करता है ट्रायल फंक्शन? साई किस पे डिपेंड करता है? ट्रायल फंक्शन फॉर which bond energy and bond length values are closest to experiment value is accepted to the corrected one। मतलब ट्रायल वेव फंक्शन का मतलब है वेव फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज को लेकर उनकी एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू फाइंड करी जाएगी। अगर वो वैल्यूज, कौन सी? बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जितनी ज्यादा क्लोज होगी, मतलब कि एरर जितनी कम होगी,
उस वेव फंक्शन को माना जाएगा करेक्ट वैल्यू, उस वैल्यू को करेक्ट वैल्यू माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन एटम का एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो उस टाइम टोटल एनर्जी जो फाइंड करी गई इट इज डिनोटेड बाय E1। तो वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट हाइड्रोजन एटम सपोज कीजिए वो है साई A1 और दूसरे हाइड्रोजन एटम के लिए है साई B2, क्योंकि हमें पता है टोटल वेव फंक्शन मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ टू एटम्स। उसके बाद एनर्जी ऑफ आइडेंटिकल, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल है, अगर एनर्जी की वैल्यू फाइंड करें तो एनर्जी जो क्या क्या थी एनर्जी, द एनर्जी इज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी डिटर्मिन्ड एंड मिनिमा ऑफ द कर्व। मिनिमा कौन सा, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें जो ये मिनिमा पाया गया है ए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो और पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू का जो डिफरेंस लेंगे वो हमारे पास आ रहा है 24 किलोजूल पर मोल, और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है वो है 90 पिकोमीटर। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या थी बॉन्ड एनर्जी के लिए 437, तो ये डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है, और एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कितना था 74, तो इसमें भी डिफरेंस पाया गया है। उसके बाद अगर बात करें इस एजम्पशन की बात करें, इट मीन्स द एजम्पशन यूज्ड इन ट्रायल फंक्शन psi1 फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम A एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम B, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यूज पाई गई हैं वो बहुत, उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। अब बात करेंगे कि इस वेव फंक्शन जो ट्रायल वेव फंक्शन है इसको रिफाइन करने की जरूरत है। उस रिफाइंड वेव फंक्शन को बोलते हैं कोवलेंट वेव फंक्शन। इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ साई की बजाय हमने साई कोवलेंट लिया गया, तो बॉन्ड लेंथ उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी निकाली वो ऑब्जर्व हुई थी 303 किलोजूल पर मोल, और बॉन्ड डिस्टेंस था 86.9 पिकोमीटर, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे बी कर्व से आपको ये वैल्यू मिलती है। तो ये वैल्यू अगर आप एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिव कोवलेंट स्ट्रक्चर 1 एंड आयनिक स्ट्रक्चर 2 and 3। यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम इज इंटरैक्ट विद सेकेंड हाइड्रोजन एटम गिव्स मॉलिक्यूल, दिस इज गिवन बाय कोवलेंट बॉन्ड एंड गिवन बाय द स्ट्रक्चर 1। हियर इज द सेकेंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। द मिक्सिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज दिस आयनिक बॉन्ड इज नोन एज आयनिक कोवलेंट रेजोनेंस। मतलब अगर स्ट्रक्चर की इंटरमिक्सिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं आयनिक कोवलेंट रेजोनेंस। तो इसका मतलब आपको समझ लग गया होगा कि जो हमने पहले एक पॉइंट में बात करी थी रेजोनेंस की, तो वो कैसे ओरिजिनेट हुई, कहाँ से रेजोनेंस की वैल्यू ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ये जो रेजोनेंस प्रोसेस है वो ओरिजिनेट हुआ है। अब बात करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है उसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। टाइप है psi1 इज वेव फंक्शन 1। इसका मतलब क्या था, अ सिस्टम ऑफ 2 आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टिंग्विशेबल, दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे बहुत दूर दूर पड़े थे, डिस्टिंग्विशेबल थे, और उसकी एनर्जी 24 और डिस्टेंस जो था 90 पिकोमीटर विच इज गिवन बाय कर्व ए। और कोवलेंट वेव फंक्शन था, उसकी वैल्यू कोवलेंट स्ट्रक्चर एंड आयनिक स्ट्रक्चर, उसकी आई वैल्यू आई थी 303, 86.5 उसका बॉन्ड डिस्टेंस आया था। और psi2 जो ये psi2 था जिसको कंबाइन किया गया था आयनिक कोवलेंट रेजोनेंस विच इज गिवन बाय C1 C2 psi कोवलेंट प्लस C3 psi आयनिक। दीज C1 C2 C3 आर कांस्टेंट वैल्यूज, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया विच इज गिवन बाय कर्व C। ये आप देख सकते हो यहाँ से, दिस कर्व C इज गिवन बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कर्व C आई है। अगर आप यहाँ पे देखिए एक्चुअल वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो क्या थी, 436 किलोजूल पर मोल एनर्जी के लिए थी, और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस था 74 विच इज गिवन बाय कर्व D। ये जो थी एक्चुअल वैल्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेजोनेंस वैल्यू थी इट इज वेरी मच क्लोजर टू फिगर D टू कर्व D एज कंपेयर टू A, B, C एंड E। इसका मतलब जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस करने के बाद जो साई वैल्यूज
के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ आई है, बॉन्ड डिस्टेंस आया है, वो ज्यादा क्लोजेस्ट है और उसको ही करेक्ट माना जाएगा। तो इसके बाद रेजोनेंस प्रोसेस ओरिजिनेट हुआ था, जिसके बाद हम रेजोनेंस को पढ़ेंगे। आपकी बुक में क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोवलेंट स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन आयनिक स्ट्रक्चर। मतलब कि कोवलेंट स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आयनिक वन। क्यों? जो बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन की गई थी उसको इंप्रूव किया गया था, 24 किलो जूल से इंप्रूव करके 303 पे लाया गया था। बट जब ये वैल्यू को इंप्रूव किया गया, इंप्रूव करने के बाद कहां तक आया? 383 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये तो एक्चुअल वैल्यू से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों था? ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट यूनिट्स में डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, वहां पे आप देख सकते हो। ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड ए पॉसिबिलिटी ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट स्ट्रक्चर, जो इंप्रूव्ड वैल्यू थी वो 303 आने की बजाय, जो पर्टिकुलर वैल्यू 303 की बजाय 388 आ रही थी, वो तो ज्यादा आ रही थी ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। हेंस कोवलेंट स्ट्रक्चर हैज ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन एनी अदर फैक्टर। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट, जो आपकी बुक में अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब सिर्फ आपके समझने के लिए था, लेकिन ये जो मेन शुरू होता है टॉपिक, ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, ये क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। ये एक पाथवे है, एक रास्ता है जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बॉन्डिंग इन अ सर्टेन मॉलिक्यूल और आयंस। मतलब आयंस और मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने बात करी थी कि जो आयनिक एंड कोवलेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंटरमिक्स करते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितनी पॉसिबिलिटी के साथ बन सकते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करोगे, सल्फर की जो आपके पास, आपको पता होगा कि उसकी जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, और इसको जो अपना कंप्लीट करना है, मतलब कि 1 2 3 4 इसके पास है, इसको कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा? इसके पास आ रहे हैं 2 ऑक्सीजन, जिसके पास 2 4 6 दोनों सिमेट्रिक ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसके साथ रिएक्ट करेंगे? सल्फर के साथ ही अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो इस टाइप से जो ये दिस इज लुईस स्ट्रक्चर, या फिर इसको जो चार्ज है, इसको लुईस स्ट्रक्चर बोल सकते हो। लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -1, इस सल्फर पे जो फॉर्मल चार्ज है +1, लेकिन इस ऑक्सीजन के लिए तो 0 है। लेकिन ये जो डिफरेंस है इसको मिनिमाइज करने के लिए, ताकि सारे फॉर्मल चार्ज सभी एटम्स के लिए सेम हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, और ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये भी ट्रांसफर हो जाएंगे इस तरफ, तो ये भी डबल बॉन्ड बना देंगे, जिससे अब तीनों एटम्स का जो फॉर्मल चार्ज है वो इक्वल आ जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आप 2 तरीके से बना सकते हो, या तो फिर सल्फर ये डबल बॉन्ड बना था, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर रहा है, या फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव से, ये स्ट्रक्चर हम ज्यादा यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। सल्फर विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बने और इस ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज आए, तो ये बनते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर 2SO बॉन्ड्स मस्ट बी डिफरेंट, बट एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड होता है। लेकिन आप इसको देखिए, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको डिफाइन करा है वो स्ट्रक्चर 1 और 2 के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए 2 तरीके से 2 पाथवे हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे देखिए या तो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, या फिर जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहां पे भी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ सकता है, दूसरे के पास डबल बॉन्ड आ सकता है। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो
दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो आपके पास डबल हेडेड एरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लिप हो सकते हैं या फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लिप हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दीज स्ट्रक्चर आर हाईली अनस्टेबल और एक दूसरे की पोजीशन में फटाफट इतनी जल्दी से इंटर कन्वर्टिबल होते हैं कि हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, हम ये डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रक्चर 1 बना या 2 बना। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर सल्फर डाइऑक्साइड का होगा, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। अब बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है द रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसका बनाना हो किसी भी स्पीशी का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो उसका जो एटम के लिए अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? सेंट्रल एटम जो होगा वो होगा कार्बन, दूसरे क्या होंगे उसके पास? ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि दोनों ऑक्सीजन सिमेट्रिकल है लेकिन हम सेंट्रल जो एटम है उसे ऑक्सीजन को ही मान ले, ये पाथवे गलत होगा, ये तरीका सही है। सेकेंड है टू एटम्स दैट आर बॉन्डिंग। जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, दे शुड नॉट हैव फॉर्मल चार्ज विद द सेम साइन। उनके पास सेम साइन से उनके पास फॉर्मल चार्ज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन FnO2, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर आप देखें, इस स्ट्रक्चर पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तीसरी जो पॉसिबिलिटी है उस पर दोनों पे दिखाया गया है नेगेटिव चार्ज। ये जो फॉर्मल चार्ज है तो दोनों ऑक्सीजन पे सेम हो गया। ये जो तरीका है वो गलत है, ये दोनों स्ट्रक्चर इसमें सही होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर विदाउट फॉर्मल चार्ज। अगर स्ट्रक्चर को दिखाना है विदाउट फॉर्मल चार्ज, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द फॉर्मल चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं फॉर बेंजीन। यहाँ पे डिवार स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, तीनों बेंजीन के लिए ही है। दूसरी तरफ ये जो स्ट्रक्चर है आयनिक स्ट्रक्चर है जिसपे फॉर्मल चार्ज दिखाए गए हैं। तीनों में से ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होंगे दैट आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू आयनिक वन। नेक्स्ट रूल इज वाइल गिविंग फॉर्मल चार्ज, जब भी फॉर्मल चार्ज देना हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरी नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जब HCl की बात करेंगे, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर H के पास पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, या फिर हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमें पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, सो दिस स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू लास्ट वन। Next is the resonance forms of a molecule or ion have usually same number of shared electron. उनके पास same number of electrons होने चाहिए, same number of shared electrons. For example cyanide ion है, यहाँ पे अगर आप 3 स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, तीनों में यहाँ पे बात करें 1 2 3 4, तो अगर यहाँ पे बात करें 1 2 3 4, यहाँ पे इसके पास 1 है, दूसरे के पास 3, यहाँ पे अगर तीनों की बात करें तो दिस स्ट्रक्चर आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस। नेक्स्ट इज रेजोनेंस हाइब्रिड इज सेट टू स्टेबलाइज। कौन सा? रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स इज सेट टू बी स्टेबलाइज। स्टेबलाइज कौन सा होगा? इफ 2 और मोर ऑफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट। अगर कोई भी 2 स्ट्रक्चर या फिर 2 से ज्यादा एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट होंगे तभी उन स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज माना जाएगा। नेक्स्ट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन अनसैचुरेटेड, जहां अनसैचुरेटेड सिस्टम कौन सा? जहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उन स्ट्रक्चर्स में जो डीलोकलाइजेशन होगी वो मैक्सिमम होती है। कब? जब मॉलिक्यूल प्लेनर हो, कोप्लेनर हो। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का केस ले लेते हैं, दूसरी तरफ बाईसाइक्लोहेक्साडाइईन की। तो यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बाईसाइक्लो, 2 साइकिल है, बाईसाइक्लो
हेक्साडाइइन, ये है 2 हेक्साडाइइन, ठीक है। तो दोनों में बात करें तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी वो मैक्सिमम होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। कंपाउंड ऑफ थर्ड एंड हायर पीरियड, आपकी जो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल, उसमें जो थर्ड एंड हायर पीरियड्स हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, उसमें पता है आपको कि उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो फिल्ड हो या फिर वेकेंट हो। फॉर एग्जांपल सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, सल्फर हो, वो उनके पास डी ऑर्बिटल है, वो अपनी शेल को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सेकंड पीरियड्स की तो उनके पास तो डी ऑर्बिटल नहीं है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, तो वो डी ऑर्बिटल को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड की बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईमिथाइल, मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप, अमीन NH3 की बजाय यहाँ पे मिथाइल है, ऑक्साइड मतलब कि एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दिस हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। एक और स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसके पास और ऑर्बिटल चाहिए होंगे, क्योंकि अब और ऑर्बिटल को तो नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका मतलब ये और दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने ऑर्बिटल को एक्सपेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे हम ट्राईमिथाइल फॉस्फीन पे, फॉस्फीन का जो फॉर्मूला होता है PH3, तो H3 की बजाय यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप है, नेक्स्ट इज ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे तो डिफरेंस दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे फॉस्फोरस है। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, फॉस्फोरस के पास है, इसलिए इसने अपना जो ऑक्टेट जो शेल है उसको एक्सपैंड करा, जिसकी वजह से उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। अभी तक जो आपने रूल्स पढ़े हैं वो सिर्फ आपके समझने के लिए हैं, जिसकी हेल्प से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। बुक में पेपर में आपको कभी रूल्स नहीं आते हैं। जो आपका पेपर वाला पार्ट है वो शुरू होता है अब। फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 एटम्स है यहाँ पे, कार्बन के लिए भी कन्फिगरेशन लिखिए और ऑक्सीजन के लिए भी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख लीजिए। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख ली। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, 2px में, 2py में, और ऑक्सीजन के केस में 2py और 2pz में। तो हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2,4, मतलब कि 4। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 ले लिए। ऑक्सीजन के पास कितनी होती है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास ये जो एटम्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में मिलके 1 2 मतलब के डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन से चला जाए कार्बन के पास, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन चले जाएं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो टुवर्ड्स ऑक्सीजन, या तो चार्ज आएगा कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही ऑक्सीजन के पास कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉसिबिलिटीज है मैंने यहाँ पे बना दी हैं 1 और 2। कैसे, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, कार्बन के टूवर्ड्स आएगी, उस टाइम देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज स्ट्रक्चर 1। या फिर बन सकता है अगर ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चली जाए यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ट्रांसफर हो जाए टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा, कार्बन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, जिससे इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप खत्म करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये आ जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन दोनों ही आइडेंटिकल एटम्स हैं। क्लोरीन के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख ली है, जिसमें आपके पास अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p1 3pz में, 3pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आप अगर बात करेंगे वैलेंसी की, तो वैलेंसी इसकी तो इसकी वैलेंसी है 2 1 2 3 4 5 6 7, वैलेंसी इसकी 7 है। तो दूसरे एलिमेंट के लिए भी जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी 7 है। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो आप आपस में वो शेयर करते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फर्स्ट जो पहले वाला क्लोरीन है वो दूसरे से ले ले,
या फिर दूसरे वाला पहले से ले लें। जब इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन से ले लिया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो देखिए इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर पहले पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, तो ये हो गए इसके लिए। आप एक बात याद रखिए कि इन स्ट्रक्चर में ये जो एरो है वो डबल हेडेड होनी चाहिए, जिसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से फटाफट दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं N2 सेम, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे और उसके बाद यहाँ पे वैलेंसी लिख के बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्ट्रक्चर के लिए आप बनाओगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे HCl के लिए H के लिए लिखोगे, फिर क्लोरीन के लिए लिखोगे। H के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास वैलेंसी 7 है और उसने एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन से ली है और जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। दोनों के लिए दो पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, उस सेम एज इट इज यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए है। आप यहाँ पे खुद से बनाइए, फिर इसके साथ चेक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे NO3 के लिए है। NO3 के केस में सबसे पहले N नाइट्रोजन के लिए लिखिए, फिर ऑक्सीजन के लिए लिखोगे, फिर आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिसके पास 3 आइडेंटिकल ऑक्सीजन्स होंगे। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस हैं और तीसरे के पास डबल बॉन्ड, और ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, बाकी 2 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, इन 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट बन गई है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। आपको स्ट्रक्चर बस इस तरीके से बनाना है कि उनका हर एक एलिमेंट का अपना ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो उसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेना चाहेगा उतने वेज आपको दिखाने हैं, वही होंगे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे NO3 नेगेटिव, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है, जो नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आप यहाँ पे NO3 और NO3 नेगेटिव के लिए कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज मिनिमाइज्ड बाय NO3 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऐसे ही BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के लिए है, जिसमें बोरोन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, फ्लोरीन के पास भी। तो इसके पास ऐसे 3 फ्लोरीन है, तो ब्रोमीन का जो वैलेंसी है वो कितनी है 3। तो इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो होगा बचा हुआ है वो बनाएगा बॉन्ड विद फ्लोरीन। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस बताएंगे। रेजोनेंस में क्या होगा, तीनों फ्लोरीन जो हैं वो है आइडेंटिकल, जिसकी वजह से क्या होगा, सबके पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा 1 by 1। सबसे पहले इस पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। तो बन गया यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बेंजीन के लिए। बेंजीन इज C6H6। C6H6 मतलब कार्बन भी 6 हैं, और यहाँ पे जो सभी कार्बन्स हैं बेंजीन के लिए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जिसकी वजह से sp2 क्यों है। अभी अगर बात करें, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो तो ओवरलैप हो जाएंगे विद 2 एडजेसेंट कार्बन्स। अगर इस कार्बन की बात करें तो ऐसे ही 2 तो ओवरलैप हो जाएंगे विद एडजेसेंट कार्बन। तीसरा जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा। फोर्थ जो अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाएगा वो किसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, डबल बॉन्ड, मतलब कि पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी बोली है वो आप यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हो। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही आएगा इस टॉपिक में जो भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से भी बन सकते हैं, और ये बॉन्ड है वो फ्लिप भी हो सकते हैं। ये दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और पर्टिकुलरली आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो कि जो डबल बॉन्ड है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड है। तो इसको आप यहाँ पे हेडेड, यहाँ पे एरो डैश्ड लाइन से आप बना सकते हो। तो इसी के साथ हमने CHE1 और
यूनिट नंबर जो 4th है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका हाफ पार्ट हमने इसमें स्टडी किया है। नेक्स्ट हाफ पार्ट हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो वहां पे हम आपको सॉल्व करेंगे। अगर कोई और सब्जेक्ट के लिए सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।